स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इसमें आज हम देखने जा रहे हैं धातु एवं अधातु क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से वो सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैप्टर नए सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड या शेयर भी कर दें। यहाँ पर PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। टेलीग्राम चैनल है यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन का, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। धातु यानी कि धातु सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। धातु धातु क्या होता है उसे हम देख लेते हैं यहाँ से। धातु क्या है हमारे जीवन में, यानी जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें सोना चांदी तांबा धातु यानी कि ये सभी क्या है धातु हैं। ठीक है, इनका उपयोग देखने को बहुत मिलता है। हम उनके विशिष्ट लक्षणों द्वारा उनको पहचान सकते हैं। इनमें से प्रत्येक कठोर एवं चमकदार होती है। इन पर बल लगाने से इनका आकार बदला जा सकता है। यानी कि इसका उदाहरण क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ से हम उदाहरण क्या है, इनको हथौड़े से पीटने पर इनकी चादर बनाई जा सकती है और या फिर इनके तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के इन गुणों को क्रम से आघातवर्धनीयता और तन्यता कहते हैं। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं यानी कि हथौड़े से पीटने पर इनकी चादर बनाई जा सकती है, तो ये तो हो गया आघातवर्धनीयता यानी कि मेलिएबिलिटी हो गया। और तार खींचे जा सकते हैं तो ये क्या हो गया तन्यता हो गया यानी डक्टिलिटी हो गया यहाँ पर। ठीक है, यानी धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं और चमकदार होती हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं यानी ठोस होती हैं। कुछ क्षारीय धातुएं जैसे कि सोडियम मुलायम होती है, जो जिसे हम क्या चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। पारा जो है यानी मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट। धातुओं की रासायनिक सक्रियता भिन्न भिन्न होती है। कुछ धातुएं अत्यधिक सक्रिय हैं जबकि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में सक्रियता दर्शाती हैं। धातुओं का ऐसा समूह भी है जो कि पूर्णतया अक्रिय है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? सोना व प्लेटिनम। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। धातु यानी कैसी होती है? कठोर और चमकदार होती है। यहाँ से एक पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, धातु में और जो पीटने पर चादर बनाई जा सकती है उसे कहते हैं आघातवर्धनीयता, और जिसके तार खींचे जा सकते हैं उसे कहते हैं तन्यता। यहाँ से दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, एक यहाँ से ये याद रखना है सोडियम जो है मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है। चौथा पॉइंट है पारा, यानी पारा जो होता है मरकरी वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है। ठीक है, और लास्ट यहाँ से एक पॉइंट ये है धातुओं का ऐसा समूह जो पूर्णतः अक्रिय है, यानी अक्रिय धातु पूछी जाए तो सोना व प्लेटिनम है। ठीक है, तो यहाँ से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये रिएक्शन है वो यहाँ से देख लेनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु। अधातु क्या होते हैं? यानी कि जो धातुओं का अपोजिट है वो अधातु हो जाएगा। यानी कि धातु क्या थी? ठोस थी, तो ये कैसी होगी? यानी पीटने पर से चादर नहीं बनाई जा सकती, यानी कि मलिन होगी, मलिन। यहाँ से नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या जो है कम है। कार्बन सल्फर आयोडीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब क्या है? अधातुएं हैं। ठीक है, ब्रोमीन ऐसी धातु है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त सभी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती हैं। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट ये याद रखना। केवल 2 पॉइंट हैं, यहाँ से ये नोट कर लेना है। कौन सा? ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव है और सभी क्या है? ये अधातुएं या तो ठोस होंगी या फिर गैसें होती हैं, याद रखना है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी याद रख लेना। एक कार्बन सल्फर आयोडीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, ये अधातुएं हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही एक्टिविटी सीरीज, तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपको। यहाँ से सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में ऐसे करेंगे यहाँ से। और क्या है? विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब हम यहाँ से सक्रियता श्रेणी देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो कौन सी होगी? पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होगी? पोटेशियम होगी। ठीक है, सबसे अधिक। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन। आयरन के बाद में यहाँ से क्या है? आयरन। उसके बाद लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा यानी मरकरी, फिर सिल्वर यानी चांदी, उसके बाद सोना। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? सोना यहाँ से सबसे कम अभिक्रियाशील है। और यहाँ पर बीच में ये देख लेना। ठीक है, ये रहा। यहाँ से क्या ट्रिक से कैसे याद करनी है? के ना कार मांगू, के ना कार मांगू, ऑल जानवर फी। ठीक है, ऑल जानवर फी। यहाँ से पव। ठीक है, ऑल जानवर फी पव है, क्यों, हाँ जी, ए जी,
AU, ऐसे करके इसे याद कर लेना, आराम से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ अंश क्रम। सक्रियता श्रेणी के आधार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने यहाँ से ले लिया ये। इसका आंसर यहाँ से क्या होगा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर रखा गया है, हाइड्रोजन जो है कॉपर से ऊपर रखा गया है, अर्थात हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर से अधिक है, जिस कारण कॉपर धातु तनु हाइड्रो अम्लों या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यानी कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, तो क्या होता है, तो कॉपर की जो छड़ है वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है। क्या बनाती है, क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, विलयन का जो रंग है नीला हो जाता है। जैसे कॉपर जो सिल्वर नाइट्रेट से मिलकर क्या बनाएगी, यहाँ पे क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाएगी और यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, खनिज अयस्क में अंतर और निस्तापन और वर्जन में अंतर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, बार बार भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पहला देख लेते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, खनिज तथा अयस्क में अंतर। ठीक है, तो ये वे खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, ध्यान से सुनना एक बार। ठीक है, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। क्या, धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जबकि अयस्क वे खनिज हैं जिनमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कर्षित किया जा सकता है। एक बार फिर से देखिए, खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। अयस्क क्या होता है, अयस्क भी खनिज हैं जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद कर लेना है। अब देख लेते हैं निस्तापन और भर्जन में अंतर। ये क्या है, यहाँ पर भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके, क्या होता है यहाँ पर, जो भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है। ठीक है, उसके पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से भर्जन। अब अलग अलग देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि भर्जन यहाँ से 2 नंबर में अगर पूछ लिया तो ये वाला लिखना पड़ेगा, अंतर यहाँ से 1-1 नंबर के अंतर से। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भर्जन क्या है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, या फिर जारण कहते हैं। यहाँ से ये देख लेना है और इसका उदाहरण यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, कॉपर पायराइट। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से, नेक्स्ट है निस्तापन। निस्तापन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, उससे पहले ये वाला थोड़ा देख लेते हैं। खनिज, अयस्क और गैंग तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-2 लाइन के आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, खनिज, सबसे पहले खनिज हेडिंग डालनी है आपको यहाँ से, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या खनिजों, ठीक है, या यौगिकों को खनिज कहते हैं। दोबारा देखिए, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ये याद रख लेना। दूसरा अयस्क देख लीजिए, ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से किया जाता है अयस्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अयस्क। मैंने आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में कर दिया, क्योंकि ऊपर देखा था तो वहाँ पे थोड़ा बड़ी बड़ी डेफिनेशन थी, लेकिन यहाँ पे आराम से हो जाएगा एक बार में। अब गैंग देख लीजिए, गैंग क्या होता है, जब किसी अयस्क को भूमि से निकाला जाता है तो खनिज अयस्क बालू चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं। यानी कि खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो अयस्क निकाले जाते हैं भूमि से, वो कैसे होते हैं, अयस्क बालू चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं, यानी कि गंदे से होते हैं, ऐसे मान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं उन्हें ही गैंग कहते हैं। ठीक है, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनमें, तो उसे गैंग कहा जाता है।
नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई। तो सक्रियता श्रेणी अभी ऊपर देखी थी, तो यहाँ से आपको एक बार डेफिनेशन ये देख लेनी, शॉर्ट डेफिनेशन है, यहाँ से आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, इसे भी देख लेना, मैंने ऊपर बता ही दिया है वैसे भी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, यहाँ से इसे देख लेना है एक बार रुक के। और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उसे मैं बता देता हूँ। यहाँ से पहला अनुप्रयोग क्या है सक्रियता श्रेणी का, धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना। जो सक्रियता श्रेणी है उसका अनुप्रयोग क्या है, धातुओं द्वारा जो क्या होता है, जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट है धातुओं की अन्य धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, तो ये यहाँ से बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर इसे एक बार देख लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट निस्तापन। मैंने बताया था अभी निस्तापन और प्रगलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऊपर बताया था मैं, भर्जन और निस्तापन एक बार बता दिया था, लेकिन यहाँ से फिर देख लीजिए। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी CO2, SO2 तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्य को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेना है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ से देख लेना है एक बार। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। यशद लेपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लोहे एवं इस्पात की, इस्पात को क्या बोलते हैं, स्टील। ठीक है, लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ता, जस्ता को यानी कि जिंक बोलते हैं। लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। इस प्रक्रिया में वस्तु को जिंक में डुबोकर द्रवित किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। लोहा या फिर इस्पात की जो वस्तुएं हैं उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो है यह सदलेपन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से टिन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग, इसे भी देख लीजिए। टिन तथा क्रोमियम धातु संक्षारण रोधी होती है, अतः जब लोहे की वस्तु पर टिन की पतली परत को इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा निक्षेपित कर देते हैं तो आयरन तथा इस्पात वस्तुएं संक्षारण से सुरक्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है। अब है धातुमल एवं मेट, इसका उदाहरण बताना है। ठीक है, धातुमल एवं मेट क्या होता है ये भी यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। धातुमल क्या होता है, धातुमल गालक यानी अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, वह धातुमल कहलाता है। दोबारा देखिए, धातुमल गालक अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ यानी कि न गलने वाले अशुद्धियाँ होती हैं उसे गलने वाली पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देता है यानी अलग कर देता है, वो क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है। जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड यानी SiO2 प्लस FeO यानी फेरस ऑक्साइड, इसे मिलाने पर क्या बनता है, FeSiO3 यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख लेना है। नेक्स्ट है, यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी देख लेते हैं। मिश्र धातु अगर पूछी जाए तो क्या लिखना है हमें यहाँ से, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जब धातुएं परस्पर क्रिया करती हैं तो धात्विक यौगिक बनते हैं जिनको मिश्र धातुएं या फिर धातु संकर कहते हैं। अपचायक वायुमंडल में या पिघले हुए कॉपर में अन्य पिघली हुई धातुओं को घोलकर ठोस कर लेने पर कॉपर की मिश्र धातुएं बनती हैं। दो प्रमुख मिश्र धातुएं उनकी संरचना ये यहाँ पर दी हुई है, तो वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीतल है, पीतल किससे मिलकर बनती है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। किससे, कॉपर और जिंक। मैंने ट्रिक भी एक बार बताई थी आपको यहाँ से, कौन सी, पिताजी वाली ट्रिक, यानी पीतल जो है ये तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से याद हो जाएगा। और जो कांसा है वो किससे बनता है, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से कांसा बनता है। ठीक है, इसका उपयोग भी देख लेना है। पीतल का उपयोग होता है घरेलू बर्तन बनाने में, मशीन बनाने में, कारतूस आदि बनाने में होता है, लेकिन कांसे का उपयोग सिक्के, बर्तन, घंटे, घंटियाँ, जहाज के नोदक आदि बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, समीकरण से समझाइए। तो इसे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सक्रियता श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने तत्व से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपको मैंने बताया था ऊपर से, जैसे ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, यानी सक्रियता श्रेणी बताई थी मैंने। तो यानी कि जो नीचे वाला जो तत्व होगा जो ऊपर होगा, तो ऊपर वाला से नीचे वाले को यहाँ से विस्थापित कर देगा, हटा देगा वहाँ से, और खुद जुड़ जाएगा वहाँ पर। वही बात बताई गई, सक्रियता श्रेणी का प्रत्येक तत्व
अपने तत्व से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है। जो Cu थी तो वहाँ पे Ag नीचे थी और Cu ऊपर थी, ठीक है। यह AgNO3 को निम्न प्रकार से क्रिया करेगा। कौन सी क्रिया है? Cu प्लस AgNO3, ठीक है। तो यहाँ से क्रिया करने के बाद क्या होगा, जो Cu है यहाँ से अलग हट जाएगा और NO3 यहाँ से ऐसे बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्षारण। क्या है? संक्षारण वाला जो चैप्टर है वो पहले चैप्टर में भी था, ठीक है। संक्षारण वाला जो क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर में भी था, अब यहाँ पे फिर से आ गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आराम से देख लेना है एक बार। संक्षारण क्या होता है? जब धातु जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो धातुएं संक्षारित कहलाती हैं तथा इस घटना को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, और जैसे कि कांसा वगैरह हो जाता है वो हरा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए, या फिर एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। ये इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, बार बार पूछा गया है। तो यहाँ से कॉपर के जो दो अयस्क हैं कौन कौन से हैं? कॉपर पाइराइट और कैल्कोसाइट। कौन कौन से हैं? कॉपर के दो प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट और कैल्कोसाइट। इसका समीकरण क्या है, यानी कि सूत्र क्या है इसका? कॉपर पाइराइट का है CuFeS2। क्या है? CuFeS2। एक बार अच्छे से याद करना है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? CuFeS2। कैल्कोसाइट का सूत्र क्या है? Cu2S। कैल्कोसाइट का सूत्र क्या है? Cu2S, ठीक है। आराम से एक बार रिपीट करके देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एल्युमिनियम के दो प्रमुख अयस्क कौन से हैं। एल्युमिनियम के कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एलुनाइट, ठीक है। तो इनके दो याद कर लेने हैं आपको, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। इसके सूत्र याद कर लेने हैं। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O। एक बार फिर सुनिए, बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O, ठीक है। अब क्रायोलाइट का सूत्र क्या है? क्रायोलाइट का है Na3AlF6, ठीक है। Na3AlF6, यहाँ से ये याद कर लेना है, ठीक है। अब इसका भी देख ली, एलुनाइट का लिखा है तो यहाँ से ये भी देख लेते हैं एक बार। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 4AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ से एलुनाइट का भी हो जाएगा। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैंने बन सकते थे तीसरे चैप्टर से वो मैंने यहाँ से कवर करा दिए। कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो यहाँ से लाइक कर देना, नए इसमें सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना, जिससे सभी को यहाँ से फ़ायदा पहुँच सके। और PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।